आइए साथियों, फिर से आपका एक बार रोबो स्टडी में स्वागत है। हमें आशा है कि साउंड का जो पहला पार्ट था, साउंड पार्ट 1, जिसमें हमने साउंड के बारे में बेसिक चीज़ें समझी थी कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड की यूनिट क्या है ना, और साउंड को मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं, साउंड किस किस माध्यम में ट्रैवल करता है। और अब आगे हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। तो हमने बोला था साउंड वेव, जैसे हमने कहा था आपसे कि साउंड एक वेव की तरह ट्रेवल करता है ना, एक वेव की तरह ट्रेवल करता है। तो इस वेव का अपना एक एक प्रॉपर्टी होता है। क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, तो हम यहाँ पर ही पढ़ेंगे वेवलेंथ के बारे, है ना, वेवलेंथ के बारे पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी के बारे पढ़ेंगे, है ना, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, पीरियड एंड वेलोसिटी, है ना। ये कुछ चीज़ें के बारे में हम संक्षेप में जानकारी हासिल करेंगे। तो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ, ये जो दो पिक होता है ना, ये जो दो पिक है, इसके बीच के दूरी को हम वेव, ये साउंड वेव है, साउंड वेव ऐसे ही मूव करता है। तो हमने क्या बताया था पिछले क्लास में, इसको बोलते हैं पिक और इसको बोलते हैं वैली। ओके, तो दो, इसको और इसको बोलते हैं कंप्रेशन और रियरफेक्शन भी कहते हैं। ओके, तो ये जो दो, इनके बीच में, दो पिक के बीच में, दो साउंड पिक के बीच में जो दूरी होता है, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। हाँ, वेवलेंथ। और वेवलेंथ की जो यूनिट है वो उसको बोलते हैं लैम्डा, है ना, लैम्डा। ये वेवलेंथ की यूनिट है, इसको याद रखिएगा। एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज लैम्डा। तो क्या हो गया, तो वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ दो पिक के बीच की दूरी, है ना, या दो दो वैली के बीच की दूरी को, है ना, इसको इसको कंप्रेशन और रियरफेक्शन भी हम कहते हैं। तो दो कंप्रेशन या दो रियरफेक्शन के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। ओके, नाउ सेकंड क्या है, एम्पलीट्यूड। ओके, तो सेकंड है एम्पलीट्यूड के पहले हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। ये जो वन कंप्लीट वेव हो गया, यहां से यहां आया 1, फिर ये हो गया 2, तो 1 सेकेंड में जितने भी वेव्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बोलते हैं नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, है ना, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्ज है। वैसे मैंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको दिए हैं, लेकिन आप ये दो तीन चीज जान ले। एक तो डिफिनेशन जान ले, जैसे वेव लेंथ का है दो पिक, दो रियरफेक्शन और कंप्रेशन, है ना, के जो बीच की जो दूरी होती है, जो लेंथ होता है, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 सेकेंड में जितना वाइब्रेशन पैदा होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, है ना, यहां से शुरू होके ये कंप्लीट हो गया 1। तो इस तरह के जितने भी वाइब्रेशन होंगे पर सेकेंड, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ओके, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। ओके, और इसकी यूनिट क्या होती है, लैम्डा। लैम्डा याद रखिएगा, लैम्डा, ये वेवलेंथ की यूनिट लैम्डा है, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट बोलते हैं इसको हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज। ओके, फाइन। ओके, और 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू होता है 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। नाउ थर्ड पॉइंट आता है टाइम पीरियड। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में, है ना, एक पर्टिकुलर साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है ना, टाइम टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, है ना, वाइब्रेशन, है ना, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, है ना। ठीक है, एक वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड को फ्रीक्वेंसी बोले, और एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है ना, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, इसलिए हम बोलते हैं। और ये फार्मूला बहुत बार लास्ट 2-3 साल पहले पूछा भी था कि टाइम पीरियड और आपकी फ्रीक्वेंसी में क्या बेसिकली रिलेशनशिप होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो इसको v से डिनोट करते हैं, v इज इक्वल टू 1/t, याद आप रखिएगा। नाउ नेक्स्ट आता है एम्पलीट्यूड। ओके, सो
ये तो वेव है, हमने आपको बताया था, इसको एक बार कंप्रेशन, एक बार ईयर फ्रिक्शन होता है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड फाइन है ना। बस आपको इतना ही जानिए, इससे ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। ओके, एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट कहते हैं, और चूंकि ये डिस्टेंस है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी दूरी को हम नापते हैं मीटर से। ठीक है, तो आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबकी यूनिट है ना। वेवलेंथ, वेवलेंथ है, वेवलेंथ की यूनिट होगी लैम्डा, लैम्डा। ओके ओके। सेकंड हमने आपको क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स हो गई हर्ट्ज। ओके, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की यूनिट हो गई है ना सेकंड। ओके, जिसको हम एस से भी डिनोट करते हैं, इसको एच से करते हैं। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसको इस दूरी है, इसको हम मीटर से हम इसको मेजर करते हैं। फाइन, तो समझ में आ गया। अब आते हैं कुछ छोटे कॉन्सेप्ट से, पिच। ओके, तो पिच क्या है कि पिच बेसिकली एक साउंड की क्वालिटी हम कैसे, जैसे कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप हमारे लेक्चर लगातार देख रहे हैं, तो अगर अचानक मान लीजिए आप कंप्यूटर की तरफ आपका ध्यान नहीं है, या कंप्यूटर में मैं दिख नहीं भी रहा हूं, तो फिर भी अगर आप मेरे वॉइस से, मेरी आवाज से बिल्कुल वाकिफ है, आप बिल्कुल समझते हैं कि ये सर का ही आवाज है, तो आप मेरी आवाज को, मेरे चेहरे देखे बगैर ही आप पता लगा लेंगे ये तो उन्हीं का आवाज है। या आपको अगर आप एक कमरे में बैठे हो, दूसरे कमरे से आपके पेरेंट्स आपको आवाज दे रहे हैं, आपकी मदर आपको बुलाती है, तो आप बिना समझे, बिना उनको देखे ही आपको लगता है ना ये तो माँ बुला रही है या ये पिताजी बुला रहे हैं। तो ये बेसिकली जो साउंड की जो टोनल क्वालिटी होती है, एक साउंड दूसरे टाउन से कैसे डिफर करता है, वो डिपेंड करता है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी से। ओके, जो हम पहले चार प्रॉपर्टी की बात किए है ना, ये जो चार प्रॉपर्टी की बात किए, ये साउंड की वेवलेंथ की प्रॉपर्टी है। नाउ अगर इस वेवलेंथ में भी कैसे आप डिफर करेंगे कि आदमी को देखे बगैर उस आदमी की आवाज सुन के आप बोले अरे ये तो फला आदमी का गाना है, हम बोलते हैं ना अरे ये तो मुकेश का गाना है, ये तो किशोर का है, और अभी तो अभी ये कुमार सानू जी का है ना। तो ये जो साउंड का जो डिफ्रेंशिएशन है, जो अंतर है, वो बेसिकली आप इस प्रॉपर्टी से डिपेंड करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है पिच। तो पिच क्या होता है, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में। आप बस इतना समझ लीजिए पिच का जो रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी से होता है। ओके, और जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो पिच ज्यादा होगा, और जब फ्रीक्वेंसी कम होगा तो पिच भी कम होगा। ओके, सो फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप हमेशा हमेशा फ्रीक्वेंसी से, बस इतने रहा दीजिए। सेकेंडली बोलिए लाउडनेस, लाउडनेस किससे डिपेंड करता है, लाउडनेस, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड से। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है तो पिच क्या होगा, तो सीधा उसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसको बोल दिए वो भी कम होगा, है ना। लाउडनेस को जो होता है, लाउडनेस ग्रेटर दी एम्पलीट्यूड साउंड ग्रेटर दी एनर्जी, लाउडनेस दी साउंड, ये भी इसके साथ में डायरेक्टली रिलेशनशिप है। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो लाउडनेस बढ़ता है, और एम्पलीट्यूड घटता है तो लाउडनेस घटता है। ओके, इससे ज्यादा इसमें आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी समय मिले तो आप पढ़ इसको देख लीजिएगा। और लाउडनेस को हम कैसे मेजर करते हैं, ओके, इस लाउडनेस को हम मेजर करते हैं डिसबल से, डिसबल, और इसको हम डीबी से भी डिनोट करते हैं। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, यहाँ 3 क्वेश्चन ऐसे बन गया कि अगर एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस क्या होगा, लाउडनेस कम होगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच क्या होगा, पिच कम होगा, है ना। तो ये सब आप इस चीज को आप ध्यान रखें। फाइन, उसके बाद एक क्वालिटी आती है टिम्बर और क्वालिटी ऑफ द साउंड। तो टिम्बर ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द शेप प्रोड्यूस बाय इट, है ना। इट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड। अब मान लीजिए पिच भी सेम हो गई और फ्रीक्वेंसी भी सेम हो गया,
अब आप कैसे पता लगाएंगे? मान लीजिए मेरी तरह का एक व्यक्ति है जिसकी पिच भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, फिर भी हमारी आवाज अलग है, तो उसकी तीसरी क्वालिटी है, उसको हम बोलते हैं टिम्बर, और इसी को बोलते हैं टोन और नोड बोलते हैं। ओके, है ना? तो इसी में बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट आता है नॉइस का। तो नॉइस क्या है? ओके, टिम्बर तो ये तो आप समझ गए। ओके, सो अगर टिम्बर जो है बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन दी शेप ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड। सो टिम्बर कैसे होता है कि बेसिकली अगर लाउडर साउंड है, जैसे आप देखेंगे सॉफ्ट साउंड का ऐसा वेवलेंथ होता है एंड लाउडर साउंड का इस तरह का होता है। ओके, नाउ जैसे हमने कहा कि नॉइस क्या है ना? साइंटिफिकली साउंड की भाषा में नॉइज क्या है? नॉइज इज अनप्लेजेंट टू हियर व्हाइल म्यूजिक इज प्लेजेंट टू हियर। ओके, तो नॉइज ऐसा साउंड है, ऐसी साउंड क्वालिटी है जिसको हम सुनना पसंद नहीं करते हैं, राइट? ओके, नाउ द लास्ट थिंग इन दिस वन इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड हमने क्या पढ़ा था कि साउंड ट्रैवल्स इन ए मीडियम। साउंड को मीडियम के हो सकते ही, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर, लिक्विड और गैस। तो वेलोसिटी क्या? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेवलेंथ इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में साउंड की जो वेवलेंथ है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, साउंड की जो वेव है 1 सेकेंड में जितनी दूरी तय करती है वो उसका वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कहलाता है ना? तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, है ना? तो वेलोसिटी वेवलेंथ को हमने क्या होता है, v इज इक्वल टू लेमडा अपॉन टी। ओके, बस इतना इसको याद रखिए, इससे ज्यादा जगह। अब जैसे क्या है, अब ये यहां से क्वेश्चन बनता है स्पीड ऑफ साउंड से। ना वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द साउंड है वो ना वेरियस मीडियम में और वेरियस कंडीशन में अलग अलग होता है। तो साउंड का जो वेव है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम में। जो साउंड सबसे स्लोएस्ट होता है जो ट्रेवल करता हो ग्लास में, गैसेस में, ओके, एंड सबसे फास्टर करता है लिक्विड में, एंड फास्टेस्ट है सॉलिड में। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में बहुत जुड़े हैं, लिक्विड के थोड़े से दूर में है और गैस के बहुत दूर में। तो इनको वाइब्रेशन पैदा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि डिस्टेंस दूरी है ना? जैसे एक कमरे में बहुत लोग सट के बैठे हैं तो एक को अगर कुछ होगा तो दूसरे को तुरंत ही हो जाएगा, है ना, अगर धक्का लगेगा। लेकिन थोड़ी दूर में बैठे हैं तो जब तक वो व्यक्ति उसके ऊपर गिर ना जाए तब तक धक्का नहीं लगेगा। और तीसरे कंडीशन में अगर बहुत दूर पे है तो ये दौड़ के जाके मारेगा तभी दूसरे को चोट लगेगी। फाइन, तो इसी बिल्कुल यही सेम स्ट्रक्चर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के केस में होता है। तो सबसे फास्टेस्ट सॉलिड में ट्रेवल करता है, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में करता है। ओके, साउंड स्पीड इंक्रीजेस विथ रेंज इन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है साउंड का स्पीड बढ़ता है, और ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने से भी इसका बढ़ता है ना? और स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। इसीलिए हमें बिजली की कड़क बाद में सुनाई पड़ती है ना? स्पीड ऑफ साउंड इज लाइट इज बेटर देन, है ना, ए फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड, है ना? और हमें लाइट पहले दिख जाता है और गड़गड़ाहट बाद में पता चलती है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड में 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, नाउ हमने बता दिया था सोनिक, सुपरसोनिक। ओके, तो सुपरसोनिक क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। जो बड़े बड़े रॉकेट होते हैं, सुपरसोनिक रॉकेट होते हैं, वो सब रॉकेट कैसे होते हैं? जिनकी स्पीड साउंड से ज्यादा होती है उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। ओके, है ना? और तो उसको सुपर, बस इसको आपको इतना याद रखना। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, उसको बस आप जो आपने लाइट में पढ़ा था वही है। आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ना नहीं सकते हैं।
है ना। तो इस ज़्यादा आता है इको से। इको क्या है, इको बराबर होता है, इको क्या होता है, रिपीटेशन। जब आप मान लीजिए पहाड़ों में जा रहे हैं और आप जोर से चिल्लाते हैं तो आपको प्रतीत होता है कोई आवाज वापस आपको दे रहा है, तो ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट साउंड है, यही रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, अगर आपने लाइट वाला चैप्टर हमारा देखा होगा, तब जब सेम मीडियम में प्रकाश का रे ट्रैवल करके एक ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस आता है तो उसको बोलते हैं बाउंसिंग बैक। ठीक उसी तरीके से इस केस में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के केस में बिल्कुल वैसा ही होता है। तो साउंड वेव जब टकरा के वापस आता है तो इको पैदा होता है, फाइन। और इस इको को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और ये इको की इस रिफ्लेक्शन का कारण रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। तो हम इको कैसे हम इसको मेजर करते हैं, इको इज प्रोड्यूस व्हेन साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द हार्ड सरफेस। ये ऐसा नहीं है कि आप समुद्र में करेंगे, आप पहाड़ों में जाएंगे तब ऐसा होता है। ओके, सेकंड थर्ड है, इसकी कुछ एप्लीकेशन है ना, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जैसे मेगाफोन, लाउड स्पीकर, है ना, थेटोस्कोप। थेटोस्कोप जो डॉक्टर कान में लगा के आपका हार्ट बीट चेक करते हैं, है ना, वो उसका एप्लीकेशन है ना। जैसे इसमें हार्ट और लंग्स का फंक्शन आप चेक करते हैं, है ना। लाउड स्पीकर है, मेगास्कोप है, आपको देखे होंगे पुलिस या कोई भी इस तरह का जब आपको बोलना होता है तो एक तरह का यंत्र होता है, जिस तरीके से देखिए ये भाई साहब बोल रहे हैं मेगाफोन, आपका साउंड की जो लाउडनेस है उसको वो एम्पलीफाई कर जाता है। तो ये सब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ये सब उदाहरण है, ठीक है। सिमिलरली साउंड बोर्ड भी उसका ही उदाहरण है ना। तो ये हमने देखा कि इस तरीके से हम तो यहाँ हमारे जो साउंड का ये एक लास्ट पोर्शन है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में आता है। तो रेंज ऑफ हेयरिंग क्या है, तो रेंज ऑफ हेयरिंग क्या है, हेयरिंग ऑफ ह्यूमन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। ओके, और जो बच्चे होते हैं, यंगर चिल्ड्रन जो 5 साल से नीचे होते हैं और डॉग्स होते हैं, वो 25 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। तो हमारी जो है, हमारी 20 से 20,000 है, और जो बच्चे हैं 5 साल के से कम उम्र के बच्चे और डॉग्स 25 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। ओके, और जो साउंड जिसका 20 हर्ट्ज से कम होता है उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, राइट, है ना। और जो राइनासोरस है, ये सब एग्जांपल में, राइनासोरस जो है वो सबसे कम सुन सकता है, 5 हर्ट्ज तक सुन सकता है। ओके, और जो एलिफेंट एंड वेल्स है वो प्रोड्यूस करते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है ऑब्जेक्टिव से। और जो अर्थ क्यूक प्रोड्यूस होता है वो इंफ्रासोनिक वेव की वजह से होता है। यही कारण है कि जब भूकंप आता है, अर्थ क्यूक आता है, तो जानवर को पता चल जाता है, कुत्तों को पता चल जाता है, क्योंकि वो इंफ्रासोनिक वेव्स सुन सकते हैं और हमें पता नहीं चलता है। भूकंप होने के बाद में, अभी रिसेंट पास्ट में भूकंप आया था, तो हमारे पड़ोस के यहाँ कुत्ता था और वो बहुत विचलित हो रहा था, और थोड़ी देर के बाद ही भूकंप आया। तब हम लोगों ने इस बात का एहसास किया कि सर कुत्ता, लोग बोलते हैं कि यार ये कुछ और इसका मतलब निकालना शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे उनकी गिफ्टेड है कि वो इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। ओके, तो ये बहुत जरूरी ये पॉइंट कि जो ह्यूमन रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, 5 साल के बच्चे और कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। ओके, और राइनासोरस एज लो वो 5 हर्ट्ज तक सुन सकता है। एलिफेंट विल्स का भी वही हाल है ना। और जो साउंड फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 किलो हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक साउंड। डॉग्स, है ना, डॉग्स, है ना, डल्फिन्स, बैट्स, रैट्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड। ओके, एंड बैट्स एंड रैट्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस द अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, साउंड से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको, इस वीडियो को फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा, मैं ये पीडीएफ आपको वहां डाल दूंगा आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको दोबारा देखें, है ना,
और इसको बार बार आप पढ़ेंगे। जितना मैंने आपको लेक्चर दिया है, ये लेक्चर मोर देन इनफ है आपके किसी भी जनरल साइंस के साउंड के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, तो देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो बना के दे। और जैसे ही अगर आप हमें नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करते हो, हमें सब्सक्राइब करते हो, तो जैसी हमारी नई वीडियो आएगी आपको इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग और मेहनत कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी।